का वादा, इंसाफ आपकी दहलीज पे। नए कवानीन का वादा, इंसाफ आपकी दहलीज पे। EFIR आप घर बैठे कर सकते हैं दर्ज। 0 FIR आप किसी भी थाने में कर सकते हैं दर्ज। इन्हीं बातों को आसानी से समझने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स और पुलिस ऑफिसर करेंगे बात। क्या नए कवानीन में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंतजाम किया गया है? बहुत सारे गवाह ऐसे भी हैं जो डर की वजह से सच्चाई कोर्ट के सामने छिपाते हैं। इंसाफ जब मजबूत हो तो मुआशरा कभी कमजोर नहीं पड़ता। सेक्शन 124A IPC को हटा के हमने उन तमाम मर्द मुजाहिद जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद की, ये उनके लिए खराजे अकीदत है। New 2 provisions has been added by the new law. EFIR से ये चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी हो गई कि हम लोग घर बैठे एक FIR रजिस्टर कर सकते हैं। Panel discussion on new criminal laws and initiative by Jammu and Kashmir Police presented by ANN News. इन नए कवानीन ने इस बात को यकीनी बनाया है कि इंसाफ मिलेगा और लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे, जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ अंग्रेजी में कहा जाता है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। आपको सिर्फ इंसाफ करना नहीं है बल्कि लोग महसूस करने चाहिए कि इंसाफ हो गया। खुदा के बंदे हैं हजारों, बनूं में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदू से प्यार होगा। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाज़िकिराम, आज यहाँ पर आपके सामने फिर एक बार हाजिर होना इसका एक ख़ास मकसद है। आज हम गुफ्तगू करेंगे उन नए फौजदारी कवानीन पर जिन्होंने हमारे इंसाफ के निज़ाम में एक नया बाब खोल दिया है। परसों से राज कवानीन उस जमाने के थे जब समाज, टेक्नोलॉजी और जराइम की नौइयत सब मुख्तलिफ थी। आज दुनिया बदल चुकी है, अब जराइम भी जदीद है और इंसाफ का तरीका भी जदीद होना जरूरी था। नए कवानीन का मकसद सादा है, तेज रफ्तार इंसाफ, शफाफ कार्रवाई और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। फाइलों के ढेर, गैर जरूरी ताखीर और पुरानी रवायत के बजाय अब मामला है वक्त पर कार्रवाई और मुअस्सर फैसलों का। ये महज कानूनी तब्दीली नहीं, ये एक नए तर्ज फिक्र की शुरुआत है जिसमें शहरी की आवाज और उसका एतमाद मरकजी हैसियत रखते हैं। आइए इस अहम सफर पर बात करते हैं और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से समझते हैं कि ये इस्लाहत हमारे मुआशरे के लिए क्या माने रखते हैं। जो हमारा मौजू है, इस मौजू पर बात करने के साथ साथ जो आपके अंदर खदशात है वो दूर हो जाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। और हम ये भी जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम सभी सवालात तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम सवालात पूछेंगे। आज के प्रोग्राम में मेहमानों के साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त भी जुड़े हैं जिनके कहीं एक सवाल है जो वो हमारे मेहमानों से पूछेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं, मेरे साथ एडवोकेट के वांगू साहब है, मेरे सामने बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मेरे साथ इनके बगल में बैठी हुई है एडवोकेट हिना सुल्तान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। मेरे साथ इनके साथ ही बैठे हैं मुदस्सिर याकूब साहब, एडवोकेट मुदस्सिर याकूब साहब, जो कि एक सहाफ़ी भी है, आपसे दो तरफा जवाब भी लेना चाहेंगे। और मेरे साथ और एक हमारे ख़ास मेहमान हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट था इस शो में आना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वो है श्री हरि प्रसाद जी, जो कि IPS है। और इनका आना सर, आपके पास हम जानते हैं वक्त कम होता है, लेकिन आपने जो अपना वक्त दिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी मेहमानों के पास जाऊँगा और सबसे जो सवाल थे वो पूछूंगा। नाज़िकिराम, आपको पहले बताना चाहेंगे, इंसाफ जब मजबूत होता है तो उससे मुआशरा मजबूत होता है। यानी जब हमें इंसाफ मिलता है, जिस मुल्क में, जिस रियासत में इंसाफ मिलता है, वो रियासत काफ़ी मजबूत बनती है। कानून कमज़ोर को हिम्मत देता है और ताकतवर जो होता है उसे हद में रहने की तलकीन करता है। जब कानून की इज्जत होती है, जहाँ पर भी कानून की इज्जत होती है, वहाँ पर आपको बता दें कि इंसान की जो कदर है वो भी बढ़ जाती है। बहरहाल, सवालों की ओर चलते हैं। वंगू साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये IPC को हमें तब्दील करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हम नाम ही रख सकते थे, हमने इसका BNS नाम रखा है, वो क्यों रखा है, इसके वजूहात क्या है, मुहरिकात क्या है, वो मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, तफसीलन जानना चाहूँगा, ताकि मेरी जो आम आवाम है वो इसे समझ पाए। तारिक साहब, यहाँ पर बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे यहाँ जो बैठे हैं मेहमान बैठे हैं को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब जी। और इस को ऑर्गेनाइज करने वाले जो हैं उनको मेरी तरफ से सल्यूट और जय हिंद। मैं आपको इसको साधारण और एक सरल शब्द में बताऊंगा जो हमारे कॉमन आदमी की। बिल्कुल।
देखिए, मैं इस धरती पे कश्मीर में मैं पैदा 1960 में हो गया। जिस दिन मैं पैदा हुआ उससे पहले आँख खुलने से पहले मुझे बताया गया है ये 100 साल पहले आपको डूज एंड डोंट्स बना के रखें। तो आज की दौर में 2024 में जब ये लॉ बने जी, तो तब तक इसको तो कितने हो गए थे, 164 साल पहले। हाँ, और वो बनाने वाला कौन था? आप ये हरप्राइज इसको बनाने वाला वो शख्स था जो मेरे घर का था ही नहीं। तो इसका रहना कितना जायज़ था ये तो आप सब इसकी वजाहत तो क्लियर होंगे जी। दूसरा ये कि आप ये मानिए कि ये जो मेरे पर हुकूमत करने वाला बाहर का था, उसने अपनी गर्दन बचाने के लिए मेरी गर्दन पे पाँव रखा। तो मेरे हिसाब से ये तो उसूलन इसको जब हमने उन अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला, ये बोझा हमने ये ठेला कर उनको सर पे लाद के उनको भेजना चाहिए। चलो फिर भी 78 साल हो गए, तो यानी 1860 में ये बनाया गया था। 1860 में बना गया है। तो 47 में उनको जब हमने निकाला यहाँ से, तो ये बोरा उनके सर पे बांध के उनको उसी के साथ में भेजना चाहिए था। लेकिन चलो जो देर आए दुरुस्त आए, तो ये हमारे देशवासियों के लिए कानूनी तो इसको बदलना बहुत ही ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कई और सवाल भी है, मेरे साथ एडवोकेट हिना सुल्तान भी है। हिना जी, आपसे मेरा सवाल है, ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये वो आम शख्स पूछ रहा है जिसे कानून जानने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में ऐसे भी लोग हैं, बल्कि उनकी तादाद ज़्यादा है, जो कानून के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और वो एक कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि हुकूमत जो कहती है कि जो नए कवानीन बनाए गए हैं वो आम शख्स जो मुतासरा होता है उसके लिए हुकूक के मानन बनाए गए हैं, यानी आम शहरियों को जो है उसमें हक मिलेंगे। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो नए कानून हमारे हैं, जो फौजदारी कानून हमारे हैं, क्रिमिनल लॉज जिन्हें हम कहते हैं, BNS, BNSS एंड BSC, तो मोस्टली जो हमारा एप्लीकेबल रहता है वो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता रहता है। भारतीय नागरिक जी सुरक्षा संहिता रहता है प्रोसीजर को। तो उसमें जो वो विक्टिम ओरिएंटेड है, सिटीजन ओरिएंटेड है एंड विक्टिम सेंट्रिक इस लिहाज से है कि पहले जब कोई केस होता था, जब केस में चार्जशीट फाइल होती थी, तो वो केस एक स्टेट और एक अक्यूज्ड के बीच होता था, एक स्टेट सरकार जी। और मुलजिम के बीच होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसमें विक्टिम की भी से है। अब विक्टिम को हर स्टेज पे एक अपडेट मिलता है उसके केस का, कि केस में क्या हो रहा है। FIR की कॉपी मिलती है एंड दैट टू इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली एक कॉपी मिल जाती है उनको। और उनको उनका जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब कोई अक्यूज्ड है, वो बेल के लिए अप्लाई करता था। पहले ऐसा क्या होता था कि जो हमारा IPC था उसमें बेल के लिए अक्यूज्ड अप्लाई करता था, बेल हो जाती थी और विक्टिम को ये पता ही नहीं होता था कि अक्यूज्ड बेल पे आउट भी हो गया है। तो अभी ऐसा है कि जब बेल एप्लीकेशन फाइल होती है तो विक्टिम को राइट दिया गया है कि वो उस बेल एप्लीकेशन में इंटरवीन करे और अपनी बात सामने रखे, उसको सुना जाता है वहाँ पे। उससे पहले बेल की एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड नहीं होती है। तो इसमें विक्टिम का खास तौर पे ख्याल रखा गया है जी कि विक्टिम के राइट्स को हम लोग सप्रेस ना कर सके वहाँ पे। तो दूसरी चीज़ है कि यानी आम लोगों को राहत इसमें दी गई। बिल्कुल ये जैसे हम लोग EFIR जो हमारे होते हैं उनकी कॉपी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। फिर जो केसेस में अपडेट्स आगे के जाते हैं तो वो जाके अपडेट्स भी उनको मिल जाते हैं, केस की डेट क्या है। कभी ऐसा होता था कि मिसकम्युनिकेशन हो जाती थी तो केस की डेट नहीं पता होती थी कौन से बंद किए, बट इलेक्ट्रॉनिकली क्या हुआ है आजकल, हमारी डेट्स जो हमें इलेक्ट्रॉनिकली पता चल जाती हैं, हम ऑनलाइन चेक कर पाते हैं कि हमारे केस की डेट कौन सी है। और विक्टिम्स का ज़्यादा ख्याल रखा गया है क्योंकि IPC दैट वाज इंडियन पीनल कोड, दिस इज BNS भारतीय न्याय संहिता, न्याय मीन्स जस्टिस। तो जस्टिस का ये नहीं है कि हम सिर्फ जस्टिस ही कर रहे हैं, पेनल्टी इज देयर, पनिशमेंट इज देयर, और आम अल्फाज लेकिन जो विक्टिम के साथ इंसाफ भी हो रहा है। पहले विक्टिम के इंसाफ का ख्याल रखा जा रहा है, पनिशमेंट तो है ही है क्योंकि जब केस का ट्रायल चलेगा तो उसमें जब जजमेंट आएगी तो उसमें तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट उसको लगनी है। लेकिन ये चीज़ है कि विक्टिम के साथ इंसाफ होना चाहिए। जी मेरे साथ मुदस्सिर याकूब भी है, एडवोकेट मुदस्सिर याकूब, आप सहाफ़ी भी हैं, और आपसे भी मेरा बड़ा अहम सवाल मैं फिर एक बार ये रिपीट करना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए। नाज़रीन, ये जो सवालात मेरे पास है, मेरे पास काफ़ी है, इससे भी ज़्यादा है, ये आपने हम तक पहुँचाए हैं और हमने कोशिश की है जितना हमसे हो सकता है हम अपने जो मेहमान इनसे सवालात पूछेंगे। और अगर कुछ सवालात रहते भी है तो आपसे हमारा ये ज़रूर वादा रहेगा कि हम फिर एक बार आपके पास आएंगे और वो सवालात जो कन्फ्यूजन है वो हम दूर करने की कोशिश भी करेंगे। मुदस्सिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी सवाल है और आवाम की तरफ से है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्या नए क़वानीन में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंतज़ाम किया गया है? अगर किया गया तो इस पे अमल कैसे हो सकता है?
तारिक साहब, आपका सवाल आपकी तरह बड़ा खूबसूरत है और बड़ा अहम भी है। चूँकि जो आप गवाहों की बात करते हैं, इसका जवाब देने से पहले हमें ये समझना होगा कि गवाहों की क्या अहमियत रहती है मुकदमे में। कानून की नज़र में माना जाता है कि किसी भी मुकदमे की रूह जो है वो एक गवाह होता है। पुलिस जब कोई मुकदमा दायर करे किसी अदालत के अंदर, तो क्या उनकी तहकीकात सही हैं और जो इल्ज़ामात उन्होंने एक शख्स पे लगाए हैं जिसे हम मुल्ज़िम के नाम से जानते हैं, क्या वो सही है या गलत, वो गवाह सुनने के बाद ही जो है अदालत फैसला दे सकती है। अब अगर सच बोलने वाला शख्स घबरा जाए, वो डर में मुब्तला हो जाए, तो ये सच्चाई कभी अदालत तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि अदालत पहुंचने से पहले ही मर जाती है। इस तरीके की हज़ारों मिसालों हमारे मुल्क में है, जहां पे हम देखते हैं कि कई अहम केसेस जिनमें पब्लिक ने प्रोटेस्ट किए, पब्लिक ने डिमांड की कि जो इसमें मुल्ज़िम है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसे उम्र कैद होनी चाहिए, लेकिन बाद में वो लोग छूट जाते हैं। वजह ये थी कि जो गवाह थे वो अदालत के सामने कभी पेश हुए ही नहीं, या फिर यूँ कहिए कि उनमें सच बोलने की हिम्मत थी ही नहीं कभी। अब जब सच बोलने वाला शख्स के दिल में डर होगा तो वो सच कभी अदालत तक नहीं पहुंचेगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम बनाई थी और कहा था कि गवाहों को आप प्रोटेक्शन दे दीजिए, तहफ़्फ़ुज़ दे दीजिए। अब एक अच्छी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्कीम बनाई थी, हमने अब उसे कानून की शक्ल दे दी, और ये BNSS में जो सेक्शन 398 है उसमें ये लाजमी करार दिया गया रियासती हुकूमतों के लिए कि वो अहम गवाहों को, खासकर जो हसास केसेस में होते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो इसका मतलब ये है कि अब कहीं पे अगर एसिड अटैक होता है, अस्मत रेज़ी होती है, उसमें अगर आप गवाह बनना चाहते हैं, अगर आपने अपने आँखों से देखा है, कानों से सुना है, और आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ इंसाफ करने में कानून की मदद करें, तो आप बिना झिझक कहेंगे कि मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि अब कानून आपसे वादा नहीं करता है, बल्कि ज़मानत देता है कि आप सच बोलने के लिए अदालत के सामने आए, और इसके एवज़ हम आपके जानो अमान की ज़मानत देते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे कश्मीर में रहे हैं जहां पे पुलिस को गवाह नहीं मिला। एक केस मेरे जहन में आ रहा है, जवाहर नगर में एक 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ अस्मत रेज़ी का वाक़ा हो गया और बाद में उसे कत्ल भी किया गया। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि किसी गवाह को हम जो है कोर्ट के सामने पेश करें, मगर यूस ऐसी ये माहौल से ना बने उम्मत आज से घर घर के उन्हें गवाह रोज दिवाना वाचा तहे बुथला बिल्कुल, इसे बड़ा अहम का बिल्कुल। उसके पीछे असल में उनका इरादा ये होता है कि कल को आप पे कोई आफत ना आए, लेकिन जब कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तो आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, कानून आपके साथ खड़ा होता है। और मुदस्सिर को मैं माफ़ी चाहूँगा, छोटा सवाल इस बीच में पूछना चाहूँगा कि जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि मैं आपके सामने एक आम आदमी हूँ, ये बड़ा लंबा भी खींचता था। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि घर वाले परेशान होते थे कि अब आप ही को जाना है, आप ही को गवाह रहना है, वो समझते थे कि आप तो पूरा दिन हमने कोर्ट में ही देना है। इसको थोड़ा सा कुछ वजह ये तमस पाए आसान से अगर ये पोज वन गो अदालत, तो उसकी वजह से वो डर निकालने के लिए, देखिए अगर अदालतों में हमें इंसाफ चाहिए तो हमें एक ऐसे गवाह की भी ज़रूरत है जो बिना खौफ के वहाँ पे सच्चाई बयान करे। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों में ये तासुर है कि जब गवाह अदालत के सामने जाता है तो किसी असर रसूख में आकर या किसी लालच में आकर वो वहाँ पे झूठा बयान भी देता है। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि बहुत सारे गवाह ऐसे भी हैं जो डर की वजह से सच्चाई कोर्ट के सामने छुपाते हैं। जी, मैं इस पे वापस आऊँगा, लेकिन जो आपका सवाल था मैं उस पर आना चाहूँगा पहले थोड़ा सा। हाँ जी, मैं जल्दी करूँगा। तो आपने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के हवाले से इस कानून का निफाज अमल में कैसे लाया जाता है। उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन, ज़िला अदालत और सेशन कोर्ट्स, डलसा, इन सब की जिम्मेदारी आयद है कि वो गवाह को जो है ज़रूरी सिक्योरिटी फराहम करे। इसमें पहले ये तय किया जाता है कि माहौल कैसा है, केस कैसा है और कितना खतरा लाहक है, और वाकई में आज के तारीख में उनकी मदद होती है। और आज की तारीख में आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आज जो है जिसे सच्चाई कोर्ट के सामने बयान करनी है वो बिना खौफ वो सच्चाई बयान कर सकता है, क्योंकि वो दौर चला गया जब गवाह को डराया जाता था या जब वो डर की वजह से आधा ही सच कोर्ट को बताता था। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब ये जवाब देने के लिए। और यहाँ पर ये भी मैं समझता हूँ, मुझे रोका नहीं तो और खूबसूरत बातें मैं आपको सुनाता हैं। अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपको मदऊ करेंगे। बहुत सारे सवाल अभी भी है जो मैं आपसे पूछूंगा।
नाज़रीन करम, यहाँ पर ये बात तो हमें समझ आई, जिन 3 मेहमानों से हमने पूछना चाहा, यहाँ पर जिम्मेदारियाँ मुझे लगता है ज़ाती तौर पर पुलिस पर भी बहुत ज़्यादा आ गई, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने अपना वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, श्री हरि प्रसाद जी। इनसे पूछना चाहेंगे, सर मेरा आपसे जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम पुलिस की बात करती हैं ना, 2 चीज़ें हो जाती हैं, या तो आप कहते हैं कन्फ्यूजन में मैं जाऊं पुलिस स्टेशन या नहीं जाऊं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं जो कवानीन बनाए गए हैं, फौजदारी कवानीन बनाए पुलिस के लिए जो है बना दिए गए हैं, इनमें उनके लिए आसानी कर दी गई है। लेकिन जब मैंने ये खुद देखा ज़ाती तौर पर, वो मेरी ज़ाती राय है, मुझे लगा कि आप पर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? First of all, thank you for inviting me, Tariq ji. And coming back to your question, whether the new laws has become mainly police friendly. The short answer to this is not just a police friendly law. This is actually public friendly. Like the law has been friendly with everybody, both with police as well as with public and the justice system and everything. So I will just give you 2 examples. New 2 provisions has been added by the new law. One is called zero FIR, one is called EFIR. So what used to happen previously in the old criminal law is, अगर आप जा रहे हैं, इमेजिन ए सिचुएशन, आप जा रहे हैं श्रीनगर से दिल्ली तक इन द न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस, और जैसे आप कतरा में उतरा, वहाँ से आप देखा है थेफ्ट हैज़ हैपेंड भी, आपसे कुछ पैसा चोरी करके चले गए। सो अभी आपके जहन पे ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, वेयर डू यू गो? आप आ गए श्रीनगर से, आप ये क्राइम नोटिस किया है कतरा से, एंड यू हैव बीन गोइंग टू दिल्ली, यू आर इन एन इम्पॉर्टेंट ट्रिप वेयर यू कैन नॉट पोस्टपोन योर ट्रिप। अभी आपका कन्फ्यूजन यही है, आप कहाँ पे जाऊँ, कैसे आप ये पुलिस के नज़र पे लाएंगे। सो द वन प्रोविजन विच इज़ वेरी यूजफुल टू यू इन दिस सच अ सर्कमस्टेंस इज कॉल्ड EFIR। आप खाली एक ईमेल कर सकते हो और आप खाली एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो टू यूर जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस स्टेशन फॉर दैट मैटर, बट सिंस इट हैज़ बीन डन थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, you can do it to your concerned police station. The moment you register this complaint electronically, the concerned police station will take it on record, and you can they will obviously start their immediate investigation. जितना evidence immediately collect करना है, everything will be collected, and after completing all your other activities within a span of 3 days, you will just have to come to the police station and give a signature just to authenticate your complaint. This is one part. And another major part is there is a concept of zero FIR. Imagine a situation, आपके साथ कुछ साइबर फ्रॉड हो रहा है। अब साइबर फ्रॉड का जुरिस्डिक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे? Some cyber fraud who is sitting in Bihar is taking some money out of your account in a bank located in Srinagar. अभी आप कहाँ जाके रजिस्टर करोगे? And imagine in a situation you are now in Delhi. मतलब बहुत सारे स्टेट्स का बात आ रहा है इसमें। So even in such cases, एक zero FIR can be registered in any police station. आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओ, आपका कंप्लेंट दर्ज करो and get an zero FIR registered. During the course of investigation, अगर पुलिस को लग रहा है हाँ इसका मेन ऑफेंस हुआ है at some other location, the FIR will be transferred to the concerned police station. तो सर सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, क्या पहले जब हम जीरो FIR की बात करते हैं, पहले इसमें कुछ लिमिटेशन थी ताकि लोग समझ पाए? Zero FIR, the new law has given a face of law to the zero FIR. This has been in implementation for last few years as after a Supreme Court order, but not being implemented in every state or every union territory for that matter. Now, since this is part of law, now it is mandatory to be, and it has become a right. शुक्रिया सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, हमारा एक राउंड हम कह सकते हैं हो गया है, और मेरे साथ मेरे मेहमान जो है मौजूद रहेंगे और कुछ और अहम सवालात है आप के भेजे हुए। लेकिन यहाँ पर ये बात बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहम है कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है, आप पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप कोई भी सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं और अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी और अज़ला में या कहीं और जगह पर, और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ और मेहमान भी होंगे। तो टीवी स्क्रीन पर नंबरात है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कानून रिलेटेड, ताकि हम अपने मेहमानों से पूछें। मैं वापस अपने मेहमान के पास आऊँगा, एडवोकेट के वांगू के पास। जनाब दूसरा सवाल आपके लिए है, सवाल की अहमियत मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि जब हम नए कवानीन की बात करते हैं तो कम्युनिटी सर्विस की इसमें बात की गई है, यानी समाजी खदमात को एक सज़ा के तौर पर शामिल किया गया है। तो ये निज़ाम किस तरह से चलेगा और ये कैसे काम करेगा, ये ज़रा हमें समझाइए। तारिक साहब, मैं इसमें आपको थोड़ा वक्त ज़्यादा देना चाहूँगा ताकि हमारी लोग तारिक साहब, ये आपने एक हमारे दिल को छूने वाला क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये हमारी सभ्यता और हमारी
बहुत सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है। मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ, कॉमन आदमी को फिर से। देखिए आपने सुना होगा ना कि कभी अब दो बच्चे स्कूल में जाए, एक छोटा बच्चा दादाजी के यहाँ से 5 पैसे चुरा के लेके टॉफ़ी जाता था, घर में पता था उसको बात, शाम को उसको बोलते थे आजा भाई थी आपने चुराया, हाँ जी चुराया, चोरी तो है जी, फिर वो चलो एक कप शाम को खाना नहीं मिलेगा, पहले दादाजी के 10 मिनट पाँव दबाओ। सो इस अभी भी हमारी यही थी बात आपने कही। हाँ, ये हमारी सिविलाइजेशन का, हमारी सोशल फैब्रिक का कोर था जिसको हटा दिया था, और इस चीज़ को वापस आने के लिए इट्स एन डिवाइन इंटरवेंशन। हम ऐसा कहें कि जिस्म का एक हिस्सा था, ये हमारे जिस्म का हिस्सा था और हमें इसका इम्पोर्टेंस की पता नहीं थी, और ये हम डे टू डे थे। अभी भी आप देखें कम्युनिटी सर्विस में सिंपल इसका छोटा सा जवाब, छोटे से छोटे क्राइम के लिए जो एक फर्स्ट टाइम आदमी कर लेता, आप किसी जगह शर्ट लाने गए हो, वो 200 रुपये की शर्ट ले जाता, गलती से उसने चुरा ले ली, दुकानदार ने पकड़ा उसको, आज गलती हो गई वापस ले लो। अंग्रेज़ होता तो वो पहले बोलता भाई चोरी आप दोनों की, तुम चाहे आपस में कुछ भी करो, इसने चोरी की है जेल भेज दो। इसका क्रिमिनलाइजेशन था, ये क्राइम था नहीं। और इसके स्टिग्मा में छोटी सी गलती के लिए वो जेल में अगर 5 दिन भी जाता तो वो स्टिग्मा इसके लाइफ के लिए हो जाता। बिल्कुल, हालांकि तो कुछ नहीं था, 200 रुपये की बात। इसमें एक चीज़ है कि पुलिस को कोर्ट में जाके इसको किसी भी कम्युनिटी सर्विस में उनको बताया कि हाँ जी आपने किया, हाँ जी वापस दे दिया, ठीक है। जैसे आप इसको कोर्ट इसको बोल देते हैं जाओ जी आप इस जब जुमा में नमाज में ज़्यादा रश होता है, आप उस दिन की जूते सबके ले रखोगे, 4 हफ्ते में आप नमाज। एक तो इसको फॉर ए क्राइम पनिशमेंट भी मिल गई, लॉ भी लॉ का वो एक्टिज्म लॉ का जो प्रोसीजर है वो भी रिटेन हो गया, प्लस इसको वो स्टिग्मा से नहीं आया, लाइफ लॉन्ग स्टिग्मा से हट गया, वो उसको नहीं पता जेल जाना पड़ा। इसमें उसी को सीख नहीं है। और जो ये एक कम्युनिटी सर्विस में कभी अस्पताल सर्विस के लिए भेज दिया किसी, अभी भी हमारे कॉमन में आप देख लीजिए, इतना होने के बाद अभी भी हमारे गुरुद्वाराज में आपने देखी सुना होगा, ये छोटे से इश्यूज़ के लिए वो आके वो कोई उसको जेल थोड़ी भेजे, चलिए जी गुरुद्वारा में आप जूते रखो, बिल्कुल जाके किसी बंद में। जो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमसे इस जनरेशन से ज़्यादा जो नेक्स्ट जनरेशन की जो आज फास्ट लाइफ है, छोटे मोटी चीज़ों पे एक मोबाइल कवर के लिए कोई बच्चा कुछ गलती कर सकता है, उसको जेल जाने की ज़रूरत नहीं, इज़ नॉट ए क्रिमिनल। अच्छा ये कौन कर सकता है? ये अंग्रेज़ नहीं कर सकता था हमारे, ये घर का आदमी अपने घर की फैमिली का मेंबर को जस्टिस देने का यही तरीका कर सकता है, बाहर वाले ने इसको क्राइम करना। अच्छा वंग साहब, इसमें और एक अहम बात है, आप चाहे तो जवाब दे, वो ये है कि जब हम देखते हैं कोई छोटा क्राइम करता है फिर हम इसको जेल भेज देते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, तो इसकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और इसको पता ही नहीं होता है कि बड़ा क्राइम क्या है। वो उसको बताता है ये क्राइम है, ये आपने करना है, हमारे ग्रुप में आना है, तो आपको लगता है कि ये वहाँ पर बड़ा फ़ायदेमंद है, बहुत ही सेव हो गया। और सबसे पहले बिना मतलब जेल भेजो, जेल को भरी, और उसको उस जेल की सिचुएशन में जैसे आपने सही कहा किसी और कर से कनेक्ट हो गया, टीन एज है, यंग एज है, बिना मतलब किसी छोटे से इसके लिए वो कहाँ की काइफ उसकी लाइफ चेंज हो जाती। बट कम्युनिटी सर्विस में उसकी रिफाइनमेंट होती है, इट्स रिफाइनिंग और लाइफ लॉन्ग रिफाइनमेंट उसमें हो जाती है। अब मैं ना स्पेशली हमारी यंग जनरेशन आप देखोगे, आई लुक फॉरवर्ड भी हो जाता, ये छोटी मोटी चीज़ें हमारी सोसाइटी के बच्चे आजकल बहुत रिफाइन होंगे, क्योंकि वो करने वाले को भी पनिशमेंट भी मिल गया, लॉ भी एक्ट लॉ का भी आसान, जो न्यू क्रिमिनल लॉज को बड़ा आसान भी किया गया है, करने वाले को भी लेसन है, करने वाले को भी लेसन है, और हमारा कानून भी रह गया। बहुत अच्छी सर्विस है, नेक्स्ट जनरेशन का बहुत अच्छा स्टेप है, बिल्कुल वेरी वेलकम जी। मेरे साथ फिर एक बार मेरी मेहमान मौजूद है, एडवोकेट हिन्ना सुल्तान जी। आपसे और एक सवाल है, ये सवाल भी बड़ा मेरे लिए भी, आपके लिए और बल्कि जो हमारे से लोग बैठे हैं उनके लिए भी बड़ा अहम है, और मैं आज देख रहा हूँ जितने भी हमारे से लोग बैठे हुए हैं बड़े प्यार से और आराम से सुन रहे हैं, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है। जब भी हम किसी शो में होते हैं हम देखते हैं कि कानाफूसी लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो देख रहे हैं। बहरहाल ये तो कानून की खसूसियत है, बस इसको समझने की ज़रूरत है और आम लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। मेरा जो सवाल है वो नए कवानीन के तहत जो मुतासरा है या मुतासरीन की हम बात करें, जो जुर्म की रिपोर्ट है वो दर्ज करने में आसानियाँ कर दी गई है, और ये कानून ख़वातीन, बच्चों और कमज़ोर तबकों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा? आप इसको कैसे हमें समझा सकते हैं कि कैसे तहफ़्फ़ुज़, मुझे बिलख़ुसूस मैं अपनी बात करूँगा, मैं आपके सामने बैठा, मैं आम आदमी हूँ, मुझे कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? आपका ये सवाल तो आई थिंक पार्शली हमारे सर ने EFIR की बात की तो, और 0 FIR की बात की, तो इसमें ये 2 चीज़ें भी आती हैं। जो EFIR है, इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक FIR, लाइक थ्रू एनी मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक,
EFIR जो हमारे इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है उससे बहुत ज़्यादा आसाइश मिलेगी एक आम नागरिक को जब उसको कोई FIR रजिस्टर करने के लिए। यूजुअली फीमेल्स के लिए एक स्टिग्मा होता था कि एक पुलिस स्टेशन जाएगी, देन शी विल फाइल एक कंप्लेंट करने के लिए। तो फिर यूजुअली कुछ लोग ये होते थे कि छोड़ दो यार, अब कहाँ कंप्लेंट करने जाना है, अब पुलिस स्टेशन जाना है, फिर वहाँ पे क्या पता वो कैसे बात करेंगे, क्या कहेंगे। तो एक स्टिग्मा रहता था हमेशा। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स थी जो अनरजिस्टर्ड होती थी, कभी रजिस्टर। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, इनका कोई मामला था, एक खातून थी, तो उन्हें पुलिस स्टेशन जाना था, उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो घर से बाहर जाने के लिए डर रही है कि तमिस हम शायद अपने ये पुलिस स्टेशन। और डर उसको ये था कि जिनके खिलाफ वो केस करने जा रही थी, जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई थी, उनको लगता था कि वो मुझे देख लेंगे। मैं अंदर गई, बाहर आ गई तो मेरी मार पिटाई हो गई। फिर हमने, उनके मुदस्सिर साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैंने इनका नंबर दे दिया, मैंने कहा आप इनसे बात करें, ये कानूनी तौर पर समझाएंगे। तो सच में एक डर था, एक खौफ था कि हमने पुलिस स्टेशन जाना है। बिल्कुल जब हम वक्त की बात करते हैं तो मैं हिना जी आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कोई केस आपके सामने आपको लगता है कि जो ख़वातीन आज आपके पास आती हैं उन्हें लगता है कि उन्हें काफ़ी फ़ायदा इससे मिला है, पहले एक डर था, खौफ था, जाए नहीं जाए? हाँ, कोई क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद अपने पर्सपेक्टिव से ये कहना चाहूँगी कि यूजुअली कार में ये बात होती है कि अब कहाँ थाने जाओगी FIR के लिए, अब छोड़ दो, रहने दो, लोग क्या कहेंगे, हमसाई क्या वनन नेब्रलुक वचन कोर्साई थानस मंस, ये क्या है थानस। तो उनको रीज़न तो पता नहीं है क्यों गई थाने में, वो क्यों जा रही है पुलिस वालों के पास। तो एक स्टिग्मा रहता है हमेशा। तो EFIR से ये चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी हो गई कि हम लोग घर बैठे एक FIR रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, बट एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, वन एवर समझाइए आप, हम समझ सकते हैं। पहले हमारे मेहमान ने समझाया, मैं जो ख़वातीन आपको देख रही हैं उनको थोड़ा समझा सकती है अपनी EFIR कैसे होता है। देखिए हमारे ऐसी भी माँ बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा आप समझा सकते हैं इसको? हाँ, देखिए आजकल कुछ आपके सामने समझे, खातून ऐसी होती है उनके पास शायद वो वाले एक्सेसरीज नहीं होती है जिनसे हुई। हाँ, मोबाइल फोन तो सबके पास होता है, बिल्कुल, चाहे कीपैड वाला हो चाहे टच वाला हो, बिल्कुल। तो आजकल हमारे यहाँ से एक सर्विस लाइक हुई है कि जो पुलिस स्टेशन से उनके नंबर है वो प्रोवाइडेड होते हैं नंबर्स, किस नंबर पे आपको कॉल करना है। तो उस नंबर पे वो कॉल करके भी अपनी FIR रजिस्टर करवा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं उनकी मेल ID पे। अब एक आम औरत ये जाके तो नहीं करेगी कि मुझे मेल करना है, मैं शू मेल करूँ, टेंशन पाई बेचार मेल कैश। हाँ, लेकिन एक कॉल तो कर सकती है। और व्हाट्सएप भी इजी एक्सेस है, वो सब चला लेते हैं। अब सब तो नहीं चलाते होंगे, कुछ के पास कीपैड वाला फोन होता है, तो दे कैन डायल द नंबर एंड जस्ट रजिस्टर देयर FIR ऑन दैट कॉल। अच्छा, फोन करके भी होता है? बिल्कुल। ओके। बट इसमें एक और चीज़ है कि विद इन 3 days वन हैज़ टू गो देयर एंड साइन दैट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं जाओगे तो वो FIR रजिस्टर नहीं होगी। अगर वहाँ पे एक प्राइमा फेशी केस बनता है उस रजिस्ट्रेशन के बाद, उस FIR के रजिस्ट्रेशन के बाद, और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है उसमें, तो वो कंटिन्यू होगी। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप जाके फिर वो साइन कर ले, दैट ऑथेंटिकेट्स योर कंप्लेंट, दैट्स इट। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 3 दिन के बाद नहीं जा रहे हो तो शायद आपकी जो कंप्लेंट थी वो आगे प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। फिर 0 FIR की बात है। अब 0 FIR में क्या होता है कि पहले FIRs तो आपको अपनी ज्यूरिसडिक्शन में ही रजिस्टर करवाने पड़ते थे, अब बाउंड्रीज नहीं है। अब बाउंड्रीज नहीं है, तो शायद एक्सक्यूजेस खत्म हो गए। कभी हमारे किसी पुलिस वाले को बोलते थे, जनाब हमारा ऐसे मसला हो गया, हमारा बैग वहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हुए बैग कहीं चोरी हो गया, तो बोलते थे आप कहाँ से आए हो, आप वहाँ जाके। उसकी भी मजबूरियाँ थी वहाँ। मजबूरियाँ भी कभी एक्सक्यूजेस होते हैं, कभी डिले टैक्टिक्स होती है कि भाई चलो यार इनका वहाँ हुआ है तो हम क्यों अपने पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ कर लेंगे। तो इस लॉ ने क्या किया, हमारा जो टाइम कंज्यूम उसमें हो रहा था, एक 0 FIR का कॉन्सेप्ट आया। तो विदाउट ज्यूरिसडिक्शन वी कैन रजिस्टर एन FIR इन एनी पुलिस स्टेशन नियर बाय। जो हमारे नज़दीक कोई भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड फिर वो उन पुलिस स्टेशन वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको अप्रोप्रिएट, यानी हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है अब। बिल्कुल बढ़ गई है जी। मेरे साथ मेरे और एक मेहमान है मुदस्सिर याकूब साहब। मुदस्सिर साहब, आपसे भी अहम सवाल है, सब सवाल बड़े अहम हैं, और काश मेरे पास और वक्त होता तो मैं बहुत सारे सवाल पूछ लेता, लेकिन आप लोगों से एक वादा सर जरूर लूँगा कि बहुत सारी बातें बिल्कुल, और एक प्रोग्राम में आप चारों मेहमानों को फिर एक बार बुलाने की कोशिश करेंगे, और जो मज़ीद सवाल मेरे पास आए हैं वो भी पूछने की कोशिश करेंगे। जब हम BNS की बात करते हैं, इसमें कौन से नए कवानीन शामिल किए गए हैं, ये ज़रा मुझे आप समझाइए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शायद वही पुराना कानून है, नाम बदल दिया गया है, लेकिन क्या आप हमें समझा सकते हैं? जी, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें IPC या CRPC से थी वो ये था, जैसे कि आपने सुना होगा, खासकर आपने वो एक फिल्म देखी होगी जिसमें वो एक बड़ा शॉर्ट मशहूर है सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मेरा नाम भी तारीख है जी।
आधा नाम भी है, वो बड़ा मशहूर है। और जब भी हम कोर्ट की बात करते हैं तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि तारीख पे तारीख। असल में कहा जाता है कि जो इंसाफ आपको वक्त पे ना मिले तो वो इंसाफ ना मिलने के बराबर है। और अंग्रेजी में इसे बड़ी खूबसूरती के साथ कहा गया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको वक्त पे इंसाफ नहीं मिला तो वो इंसाफ नहीं है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कानून में कुछ ऐसी चीज़ों को मुतारिफ कराया गया है ताकि आपको इंसाफ जो है वो वक्त पे मिले। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस को कहा गया है कि आपकी तहकीकात जो है वो 60 से 90 डेज़ के बीच मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद जब आप चार्जशीट पेश करते हैं कोर्ट के सामने तो कोर्ट को बताया गया है कि आप 60 डेज़ में जो है चार्ज इस पर लगा देंगे। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि जब आप फाइनल आर्गूमेंट सुन लेंगे दोनों पार्टी से, उसके बाद आपको 45 डेज़ में जो है फैसला सुनाना होगा। इससे पहले कि मैं इस बात की वजाहत करूं, मैं एक बात बताऊं आपको कि इट वाज आई थिंक 2016 मैं बोपी का केस जो है फॉलो कर रहा था कोर्ट में। तो तकरीबन 6 महीने में लगातार गया इस स्टोरी को कवर करने के लिए कि आज कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आएगा। और हर तारीख पे हमें कहा जाता था कि एक नई तारीख जो है मिलेगी। आई वॉज कवरिंग दैट एज ए जर्नलिस्ट, आई वॉज नॉट एक्यूज्ड। आप मुझे ऐसे ना देख। नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ। तो असल में ये मामला जो है कि तारीख पे तारीख इसको हटाने के लिए और इंसाफ को बर वक्त फराहम करने के लिए कानून बनाया गया कि आपके पास अब वक्त की पाबंदी होगी। मुकर्रर वक्त में आपको तफ्तीश भी करनी है, चार्ज भी लगाना है और फिर जब आप फाइनल आर्गूमेंट सुनेंगे तो आपको फैसला भी देना है। एक अहम बात कहना चाहूँगा आपसे तारिक साहब, अक्सर लोग जो है वो किस बात से डरते हैं? वो इस बात से डरते हैं कि जब हम कोर्ट के पास जाएंगे, चाहे फौजदारी का मसला हो या सिविल का मसला हो, तो उन्हें सालों साल लगते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारी नज़र में जो 2000 में फाइल हुए हैं, अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया है। और हमारी नज़र में ऐसे भी केसेस हैं लोगों के जो 1980 या 1990 के करीब जो हैं कोर्ट के सामने पेश किए गए, आज तक भी तारीख ही मिल रही है। लेकिन अब आप सोच लीजिए कि अब लोगों को एक नई उम्मीद, एक नई राह और तेज़ रफ्तार इंसाफ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में चोरी होती है, पुलिस तहकीकात मुकम्मल करेगी, कोर्ट के सामने जो है चार्जशीट फ्रेम किया जाएगा और आपको पता है कि एक मुकर्रर वक्त के अंदर जो है मुझे इंसाफ मिल जाएगा। ऐसी अस्मत रेज़ी की केसेस होते हैं, एसिड अटैक के केसेस होते हैं। ये वो केसेस हैं जिनमें अक्सर आप देखते हैं कि ऐसे क्राइम जब रोनुमा होते हैं तो पब्लिक जो है आउटरीच देखने को मिलता है, एहतजाज होते हैं, नारेबाजी होती हैं और पुलिस पे भी वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। बल्कि इतना दबाव कि वो सीधे कहते हैं पुलिस को कि आप ही फांसी दो। वो नहीं कहते कि आप अदालत में जो है इसको ट्रायल के लिए भेजो, पुलिस को ही कहते हैं कि मुलजिम को फांसी दो। तो ऐसे जज्बात को भी मद्देनजर रखते हुए इन नए कवानीन ने आवाम के जज्बात और उनकी उमंगों का ख्याल रखा है। आवाम को जल्दी इंसाफ मिले। कैसे? कि जब भी कहीं पे अस्मत रेज़ी हो, जब भी कोई एसिड अटैक हो या कोई ऐसे जराइम हो जो समाज समझती है कि हमारे खिलाफ हुआ है, तो अदालत जो है उसमें फैसला दे। एक अहम बात करना चाहूँगा, मुझे पता है आप टोकने वाले हैं, मुझे वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। आप मान लीजिए कि 2000 में एक एसिड केस का वाक़ा हुआ है, अस्मत रेज़ी का केस हुआ। अब जो 2000 में लोग थे उनमें से बेशतर लोग जो है वो रहमतक हो गए और आज हमारे पास एक नई जनरेशन है। अगर आज उसका फैसला आ जाता है और हम उनको बता दें कि 2000 में एक केस हुआ था, आज इसको उम्र कैद की सज़ा हो गई, उतना मज़ा नहीं है। अगर आज इस तारीख में कोई जुर्म सरजद होता है, चाहे अस्मत रेज़ी का हो, एसिड केस का हो, और 2 साल के बाद ही अदालत बोल दे कि हमने इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी, मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने क्राइम हुआ, हमारे सामने ही इंसाफ हुआ। तो जो आप सदियों का फासला रखते हैं, जो आप जनरेशंस का फासला रखते हैं, उसी को कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन इन नए कवानीन ने इस बात को यकीनी बनाया है कि इंसाफ मिलेगा और लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे, जिसे बड़े खूबसूरती के साथ अंग्रेजी में कहा जाता है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। आपको सिर्फ इंसाफ करना नहीं है, बल्कि लोग महसूस करने चाहिए कि इंसाफ हो गया। सर, कहीं एक सवाल जहन में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि वो सवाल हम पूछे, सर आपके पास आना और वक्त तो मैं कोशिश करूंगा। और भी मेहमान मेरे साथ है, ये भी मुझे पूछ रहे हैं कि क्या और सवाल है। बिल्कुल सवाल है, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं, सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन एक अहम सवाल सर आपसे आता है, जब हम पुलिस की बात करती हैं, इनकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ गई है और जो नए कवानीन हैं इनको पर अमल करने के लिए या इन कवानीन को पर अमल पैरा होने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस क्या कुछ कर रही है?
ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत हैप्पीली और प्राउडली कह सकता है, द जम्मू कश्मीर पुलिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन द कंट्री हु हैव बीन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द न्यू क्रिमिनल लॉज। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। द न्यू क्रिमिनल लॉ वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन दिसंबर ऑफ 2023 और इनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था में दिसंबर 2023 में, ये पार्लियामेंट में पास हुआ है, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टेड फ्रॉम द 1st of जुलाई 2024। वो जो 6 महीने का विंडो है, वी हैव लाइक वेरी थरोली यूज्ड एज अ पुलिस फोर्स। उसमें बहुत सारे फ्रंटों में हमारा एफर्ट्स हमने खुला है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ट्रेन अवर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, जो भी हमारा सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, ऑल ऑफ देम हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग विद द ओल्ड क्रिमिनल लॉज फॉर मे बी 25 to 35। सो पहले उनको ट्रेनिंग देना था एंड a lot of emphasis was given on videography of the crime scene। तो जैसे मैडम ने जस्ट कहा है वो द टाइमलाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट एवरी स्टेज एंड ऑल दिस ट्रेनिंग हैज बीन imparted। Every district in J&K police has a set of master trainers in the district police lines। वो ट्रेनिंग प्रोसेस उसी टाइम से चल रहा है, फ्रॉम द 2024 जनवरी, दैट टाइम से अभी भी, एंड दिस प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन, इवन स्टिल वी आर गिविंग सच ट्रेनिंग्स। Parallel to this, we have to educate public also। Like as long as the public is not aware, you have been given these many new rights, there is no purpose of enacting a new law। So parallel efforts were given to public awareness also। I myself, when I was previously posted in Srinagar, I myself has given a lecture in Yamea College last year at the same time। So multiple fronts में हमारा effort खोला, and the third thing is a lot of emphasis was given on cyber or digital tools। Many of our backend techniques like CCTNS, ICJS, everything had to be updated to go in line with the new laws। Every preparation was done in that 6 months। E-Sakshya, the new application, that has to be properly implemented। Mobile phone has to be, government provided mobile phones has to be given to all the investigating officers। Their IDs and passwords has to be created। So happily and proudly I can say we as a police force was successfully able to do this in the first 6 months। So on the first date of implementation, that is 1/7/2024 से, we were going on a full force। There was no confusion। There have been mock investigating the sessions were given to our investigating officer। So on the D-Day nobody had any confusion, it went very smooth। जो न्यू क्रिमिनल लॉज इसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं ये हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ काफ़ी मेहमान हैं जो बैठे हैं, तो आप में से अगर किसी का सवाल है तो वो सवाल कर सकता है, और किसी भी मेहमान से कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। My first question is to Hari Prasad sir. As forensic labs is having a major role to play in these new laws, so do states have ample forensic labs and their infrastructure, and what do you think, what's the new role of these forensic labs? Okay. I will answer to this question as a continuation to my previous answer only. Madam, you were specifically asking about forensics lab। Yes sir. The new law has been putting a lot of emphasis on scientific evidences as well as forensic evidences। जो भी offense है जिसमें punishment 7 साल से ऊपर है, forensic team has to mandatorily go। So obviously your question is right। जब ये more than 7 year punishment का offenses में, when this is being mandated, there is a huge load that is going on the forensics directorate also। So this has been duly considered, and even in that 6 months of preparatory phase which I have been saying, more than 64,000 investigating kits have been supplied to all our police stations, all our forensic sciences laboratories। Every district has a dedicated forensic science laboratory team। So whenever a case happens, the concerned investigating officer through our PCR makes a call to this forensic team, वो तुरंत पहुंच जाता है वहाँ पे। Then they do all the scientific examination, they lift the evidences and they send। And not just this, their responsibility doesn't end here। So once the forensic collected evidences, once it goes to the forensic science laboratory, one is in Jammu, one is in Kashmir, for their scientific examination। Now, even though law is not saying any specific time period for finalizing the result, J&K, in J&K, the administration and the police is putting emphasis of getting that result within 15 days। And there are certain provisions in law where the report has to go in 2 weeks also। For example, in the case of a rape offense against a woman,
So the medical examination of the lady has to be mandatorily conducted. In that case, the doctor has to be mandatorily give the report to the investigating officer in the first 14 days itself. This is written in law. So a lot of rights have been given in law, and small things which is not given in law has been taken care by the police department as well as the forensic directorate. Thank you, sir. Sir, my second question is to Mudassir Yaqub, sir. Sir, do these new laws reduce procedural hurdles and quickens the disposal of cases in courts? जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जो मैं तारिक साहब से कह रहा था कि आप मुझे वक्त कम दे रहे हैं तो मैं अपनी बात को मज़ीद जो है उसको वजाहत कर सकता हूँ। देखिए, जो पुराने क़वानीन हैं वो पुराने ज़माने के लिए बने थे और जो हमारे नए क़वानीन हैं ये दौर जदीद के लिए बने हैं। तो यकीनन इसमें जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पुराने क़ानून में वाकई में उन्हें हम हर्डल्स के नाम से वी कैन कॉल देम हर्डल्स एज यू राइटली सेड, उनको दूर किया गया है इस कानून में। जैसे कि पहले कानून में कोई हद मुकर्रर नहीं थी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारे पास हद मुकर्रर हैं कि तफ्तीश कितने दिनों में मुकम्मल होगी, चार्जशीट फ्रेम कब होगा और बाकी चीज़ें इनमें जो रखी गई हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रखी गई है कि इससे पहले जब आप पुलिस के पास शिकायत करने के लिए जाती थी, जो कि सर ने भी कहा, मैडम हिना ने भी कहा ज़ीरो एफआईआर के बारे में, अगर मैं ज़ीरो एफआईआर को मुख्तसर अल्फाज में आम लोगों के लिए कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक इलाका होता है। जब आप उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरा बटवा चोरी हो गया, वो कहते हैं कि जिस मोहल्ले की आप बात करते हैं वो हमारे इलाके में आता ही नहीं। लेकिन अब वो उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो कहे कि जिस मोहल्ले में बटवा चोरी हुआ है वो हमारे पुलिस स्टेशन के इलाके में नहीं आता है। अब उनको एफआईआर दर्ज करनी है और फिर वो कंसर्न थाने को भेज देंगे। अब इन जो इससे पहले कानून थे उनमें ये हद थी और हम इस काम को अच्छी तरह नहीं कर पाते थे और उसकी जो असर है लोगों पर वो मनफी पड़ता था। अब जो नए कवानीन है कि ज़ीरो एफआईआर भी है, ई एफआईआर भी है। आप व्हाट्सएप पे भी अगर पुलिस ऑफिसर को मैसेज भेजेगी कि यहाँ पे क्राइम हुआ है तो उनको एफआईआर दर्ज करनी है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 173 खुद कहता है कि व्हेन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ही रिसीव्स इंफॉर्मेशन, चाहे उसको कोई दे या अदरवाइज का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी हो गया, अगर उसको वो मिलती है एंड दैट डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस, ही हैज़ टू रजिस्टर द एफआईआर। लोगों के लिए काम को आसान बनाया गया है और जस्टिस को लोगों के लिए आसान भी बनाया गया है और यकीनी भी बनाया गया है। और किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी तारिक साहब इन कर ना एक क्राइम उसको बेसिक जो इसमें मैडम एक जी प्लीज़ आप सारी को तो बड़ एडवांटेज शॉर्ट में आज तम त्रे कानून तम कत हटे अख नफर सिंपल वनो बह ब्रोट हमारे में ये कभी जाता ना वो एडल्ट्री या मतलब ये एडल्ट्री में उसको हटा ही दिया बिकॉज जो जनरल 497 IPC में इसको मैन को इसको रखा था कि वही यार वीमेन विक्टिम है और उसको कर दिया, बट इसको मॉरलिटी से ऐड किया है, उसको एज ए क्राइम हटा दिया है। द मेन थिंग विच हैज बीन रिमूव्ड आप चूंकि क्राइम क्या मगर एमिस करो खेट की चीज़ मॉरल चूँकि एल्डरली आपके दो के बीच में, बट अपने मॉरल वैल्यू आपके मॉरल कैरेक्टर को डिफाइन करेगा ये आपको ये चीज़ करनी है कि नहीं कर। सो इट इज डिक्रिमिनलाइज करती है इसको, इसको हटा ही दिया इसको। जी सेडेशन में बड़ी चीज़ होती थी जो कॉमन नंबर में तो सबसे बड़े था कि अंग्रेज़ों ने किया था सेडेशन हटा दी। सेडेशन में 124 A में इसका पहले IPC में आता था, ना इसमें 150 में करके। मेन चीज़ जो आप कुछ पूछ सकते हो, छोटा सा डिसेंट है चलो जी जेल में डाल दो, सिंपल करे जेल भर दो, तो चीज़ जो का था सेडेशन सिर्फ एनीथिंग विच इज गोज अगेंस्ट सॉवरेनिटी ऑफ नेशन, सो दैट कम्स इनटू सेडेशन। बाकी छोटा मोटा मैंने किसी के कुछ आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोला फ्रीडम ऑफ प्रेस में, दैट डजंट कम, वो कोई सेडेशन में नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक आदमी परेशान होकर सुसाइड करने जा रहा है, हाँ बिल्कुल सुसाइड करने जा रहा था, उसको 309 आया 309 इसी में था इसको, एक तो वो खुद ही परेशान है, सुसाइड से आपने इसको बचा दिया, लेकिन फिर ये क्रिमिनल इसको जेल भेज, वो जो वहाँ बचा था वो फिर जरा जेल में बच जाता था। इट हैज़ बीन रिमूव, देयर इज नथिंग बिकॉज इट्स ए मेंटल प्रॉब्लम, उसको सोलेज देना है, उसको सपोर्ट करना है सो दैट ही कम्स आउट ऑफ दिस। ना इसमें अब कीर्ति आप में से कोई भी पहले आपको बता दूं कि जो हमारे साथ यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, जो लाखों लोग हमें टीवी पे देख रहे हैं, और पूरे देश के लिए मैं एक अच्छा पैगाम देना चाहूँगा जो कि बहुत पहले आना चाहिए था
लेकिन मैंने इसे सुना नहीं। मैं आपको बता दूं वो और उत्सुक के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि सेक्शन 124A IPC को हटा के हमने उन तमाम मर्द मुजाहिद जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जद्दोजहद की, ये उनके लिए खराज अक़ीदत है। अब मैं आपको बताऊँगा मुख्तसर कैसे। बीजी तिलक साहब, हम जानते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है जद्दोजहद की आज़ादी की लड़ाई में, तो उनके खिलाफ भी ये सेक्शन लगाया गया था। गांधी जी, उन्हें भी कई बार सेक्शन 124A में जेल भेजा गया। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को इसी सेक्शन के तहत जो है जेल भेजा गया। बाल गंगाधर तिलक ने अपने केस की पैरवी खुद की थी और उन्होंने अंग्रेज़ों को बताया था कि आप ये सेक्शन मुझ पर नहीं लगा सकते हैं, मैं तो हुकूमत की जो है क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ और आप मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। अब उसके बाद जो है आज़ादी के बाद करतार सिंह में ये केस फिर से डिस्कस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि आप इस सेक्शन को हटा दें, बट अनफॉर्चुनेटली इसे हटाया नहीं गया। और आज हम 2024 में जानते हैं 1 जुलाई को जब सेक्शन 124A हट गया, तो मेरी नज़र में एक साफ पैगाम जो है वो इस कानून ने यह दिया है कि जो हमारे मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा, ये हमारी तरफ से उनके लिए एक खराज तहसीन था, क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब जद्दोजहद की, उन्होंने भी सेक्शन 124A की मुखालफत की। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से वाकिफ़ ज़रूर होंगे कि अब हमारे पास दूसरा सेक्शन है 152 BNS, तो उसमें ये कहा गया है कि जब तक वायलेंस नहीं होगी, और वायलेंस किसके लिए, जब आप मुल्क के ख़िलाफ़ जो है साजिश करेंगे, जब आप मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और इत्तेहाद के खिलाफ वायलेंस करेंगे, तब जो है सेडिशन का चार्ज लग सकता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया था 124A में, जो कल तक चल रहा था कि अगर आप बात भी करेंगे तो भी आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, और मेरे ख्याल से इसको हटा के हमने तमाम फ्रीडम फाइटर्स को खराजी अकीदत पेश किया है। मुदस्सिर साहब, मेरे पास सवाल थे, आपने इतना बोल दिया कि मेरे पास वक्त नहीं रखा आपने, तो और मेहमान है, ज़रा उसके पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ वो। हाँ, So I have a question for Advocate Hina Sultan. Many people think police can arrest nowadays police can arrest anyone without their limits or reasons. Is it a true assertion? As a lawyer, I know the facts, but as an influencer, I want you to give a clear message to the public. Sure, I'll Thank you. answer it. Actually, it's a myth nowadays that you can arrest without any reason. पुलिस के पास पावर्स आ चुके हैं, then they can arrest anyone without any reason. ऐसा कुछ नहीं है। इस नए कानून जो हमारे आए, न्यू क्रिमिनल लॉज जो आए ना, इनसे पुलिस के पावर जो है वो कर्टेल हुए हैं। पहले ऐसा होता था कि कोई भी ऑफेंस रिपोर्ट कर दिया, चाहे वो है भी या नहीं भी हुआ है, तो क्या होता था कि अरेस्ट कर लिया जाता था। कहीं आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि एक 2 पड़ोसियों में लड़ाई हुई, पार्किंग पे लड़ाई हुई, धक्का मुक्की हो गई। अब धक्का मुक्की में हर्ट भी हो रहा है, तो हर्ट की वजह से क्या होता था कि मतलब वो कंप्लेंट्स करते थे, इसने मुझे मारा, वो बोलते इसने मुझे मारा, तो पुलिस आती थी, दोनों को गिरफ्तार कर लेती थी। तो अब गलती किसकी है वो तो नहीं देखी जाती थी, दोनों को गिरफ्तार करके उनको पुलिस स्टेशन बोलते थे लेने के लिए, वहाँ ले लेते थे। तो अब के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको नोटिस दी जाती है। जहाँ पे आप कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हो जिसकी सज़ा 7 साल से कम है, वहाँ पे आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है विदाउट जस्टिफाइड रीजंस। आपके पास रीजंस होने चाहिए, और जब भी पुलिस अरेस्ट करती है उनको उसके रीजंस देने हैं। अगर वो अरेस्ट नहीं कर रही है, उस बात के भी रीजंस देने हैं उनको कि क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जो भी आप लोग अरेस्ट करते हो उसके बाद की स्क्रूटनी होती है। देयर इज अ जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ दैट अरेस्ट। नाउ जब मैजिस्ट्रेट विद इन 48 आवर्स वो चीज़ जब ली जाती है कि हमने इसको अरेस्ट किया हुआ है, तो उन 48 आवर्स में ये देखा जाता है कि इसका जो अरेस्ट था वो जस्टिफाइड था कि नहीं था। अगर जस्टिफाइड था तो शायद इसमें रिमांड देंगे, और अगर जस्टिफाइड नहीं था तो आइदर इट विल गो टू द जुडिशियल कस्टडी और उसकी बेल हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिना जी। और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। We are living in the area of technology, mindset, and how has these laws evolved with the technology? That's only my question. So I'll start with a bit of history, just picking from the point where sir left off. You just start thinking about the era when all these 3 laws have been enacted. IPC was enacted in 1860. CRPC was subsequently amended and last updated in 1973. Evidence Act was 1872. 1860 and 1872 आप वो एज देखो। then if you talk about technology of that era, the most advanced technology of that era must be a steam engine or a telegraph, which is nowhere to see now. So over time जितना हमारा टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट्स है, the Parliament of India as well as the state legislature were
passed many of the special acts to get into the ambit of law. For example, IT Act लाया गया थे in 2000. Even that IT Act is 25 years old now. So there was a immediate need felt for inclusion of technology in all the criminal major laws. If you see particularly to BNS, now cyber stalking is an offense now. So that has been considered as an offense where penalty is defined. As well as in organized crime, the major cyber fraud is an offense. Petty cyber fraud is also an offense. Then major cyber offenses like ransomware, botnet attacks, distributed denial of service, everything is an offense. I'm just talking about the penal sections now. अगर आप procedure के बारे में बात करें, again as I explained previously, EFIR, again technological intervention. Then use of e-Sakshiya video recording, again technological intervention, which is putting more and more accountability to police. Just starting from the point where ma'am stopped, the new law has put more accountability to police, and when where more technological intervention is included in law, obviously it brings more accountability and Transparency. So the moment we are recording, we are supposed to record a scene of crime or your statement or a search and seizure procedure. The discretion of police ends there. Okay. The chance of manipulation or mischief at a later point ends there. So even in procedure, even in penalty law, even in procedure law, as well as in the evidence law, now digital evidence has been given due attention by the new law. So many of the crime has a cyber angle also to it. Even if it is not a cyber crime, even normal crime will have a cyber angle too. Maybe some of the messages has gone, some of the communication may have been happened through cyber medium. So now after making the digital evidence is also a primary evidence, it's much easier for us to collect and present before the court. So in all three laws, law and the necessary changes for inculcating law has been taken into consideration. तो नाज़िर-ए-किराम, हम जानते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, बल्कि अभी भी बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं कि हमारा सवाल है, लेकिन मैं आपसे ये वादा ज़रूर करूँगा कि फिर इसी जगह पर इसी स्टेज पे मिलेंगे और यही मेरे मेहमान, इनके साथ मज़ीद मेहमान होंगे और ज़रूर इस पर बात करेंगे, क्योंकि इस मौज़ू पर बात करना बहुत ज़रूरी भी है ताकि आम लोगों तक सही जानकारी पहुँच पाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़िर-ए-किराम, मैं फिर एक बार आपके साथ जुड़ेंगे इसी प्रोग्राम में, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की, इस मौजू की कितनी अहमियत है वो हमारे मेहमानों ने बताया। कहते हैं इंसाफ जब मजबूत हो तो मुआशरा कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। कानून कमज़ोर को हिम्मत देता है और ताकतवर को हदूद में रहने की इजाज़त देता है। जहाँ कानून की इज्जत हो वहाँ इंसान की कदर व कीमत भी बढ़ती है। तो नाज़रीन, आज के गुफ्तगू में, आज के मौजू में ये बात वाज़िया हो गई कि फ़ौजदारी जो नए कवानीन है BNS के तहत, इनका मकसद इंसाफ फराहम करना, शफाफ और मुतासरीन को जो है वो मदद फराहम कराना। अब ये बात भी बड़ी अहम है, क्या ये खाली किताबों तक है या इसका जो असल इम्तिहान है वो अमली तौर पर मैदान में होगा, यानी ग्राउंड ज़ीरो पर होगा। हमें उम्मीद है कि ये तब्दीली इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करेगी और आवाम को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। मैं आपका मेज़बान तारिक भट्ट आज के प्रोग्राम से इजाज़त तलबगार हूँ। इजाज़त लूँगा इन वादों और दुआओं के साथ कि आप अपने रिश्तेदारों, बिलखुस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। कर खुदा लाया, हालात ने दी इजाज़त। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नए कवानीन का वादा, इंसाफ आपकी दहलीज पे। EFIR आप घर बैठे कर सकते हैं दर्ज। 0 FIR आप किसी भी थाने में कर सकते हैं दर्ज। इन्हीं बातों को आसानी से समझने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स और पुलिस ऑफिसर करेंगे बात। क्या नए कवानीन में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंतज़ाम किया गया है? बहुत सारे गवाह ऐसे भी हैं जो डर की वजह से सच्चाई कोर्ट के सामने छुपाते हैं। इंसाफ जब मजबूत हो तो मुआशरा कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। सेक्शन 124A IPC को हटा के हमने उन तमाम मर्द मुजाहिद जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद की, ये उनके लिए खराज अकीदत है। New 2 provisions has been added by the new law. EFIR से ये चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी हो गई कि हम लोग घर बैठे एक FIR रजिस्टर कर सकते हैं। Panel discussion on new criminal laws and initiative by Jammu and Kashmir Police presented by ANN News. इन नए कवानीन ने इस बात को यकीनी बनाया है
कि इंसाफ मिलेगा और लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे, जिसे बड़े खूबसूरती के साथ अंग्रेजी में कहा जाता है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। आपको सिर्फ इंसाफ करना नहीं है, बल्कि लोग महसूस करने चाहिए कि इंसाफ हो गया।